हरे हम 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 हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, 2 दिवसीय कार्यक्रम हमारा चल रहा है, वास्तु, हीलिंग और स्वास्थ्य। ये हमारा टॉपिक। इस टॉपिक पर सूरत से प्रभाजी जैन हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। कल हमने बहुत शानदार एक सेशन लिया, इसमें हमने वास्तु के बारे में, विशेष करके घर का और घर के वास्तु में जमीन में क्या दोष होते हैं, इसके बारे में हमने बहुत सी बातें जानी। इससे पहले भी हमने वास्तु से संबंधित काफी कार्यक्रम लिए, लेकिन कल बहुत सी नई बातें हमें जानने को मिली, बहुत सी नई जिज्ञासाएं भी आई और सबका समाधान भी मिला। इसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरा इसका एपिसोड, दूसरा भाग लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रभा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ आप प्रभा जी का स्वागत कीजिए। प्रभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। प्रभा जी, जय सूरत। जय जिनेन्द्र। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। जय जिनेन्द्र सभी को। आप सब कैसे हैं? मैं कल के ही सेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे तो वास्तु, हीलिंग और स्वास्थ्य इसका बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट है कि हम महीनों तक चलाएंगे तो भी कम पड़ेगा, लेकिन इन शॉर्ट हमें करना होता है। तो आज कल हमने बात की कुछ भूमि के बारे में, कैसा होना चाहिए, मकान कैसा होना चाहिए, उसके रख रखाव के बारे में हमने बात की। आज हम थोड़ी सी चर्चा मंदिर के बारे में भी करेंगे कि घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, उसमें मूर्तियां कैसी होनी चाहिए, या भूमि कैसी है, किस प्रकार की भूमि होती है, हम उस विषय पे बात करेंगे। या आप जो बैठे हैं, आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किन किन विषयों पर बात करनी है, तो हम उन विषयों पर आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम हीलिंग का भी लेंगे। भूमि 4 प्रकार की होती है: ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिस प्रकार हमारे 4 कुल होते हैं, वैसे ही भूमि के भी 4 कुल होते हैं।
अलग अलग चीजें जब हम भूमि की खुदाई करते हैं, भूमि का परीक्षण करते हैं, तो कई सारी चीजें प्राप्त होती हैं। कई बार सर्प की बाम्बियां मिलती है, सर्प के जोड़े मिलते हैं, चींटियां मिलती हैं, शंख भी मिलते हैं, गाय के अस्त्र, गाय के वस्त्र भी मिलते हैं हमें, गाय की हड्डियां भी मिलती हैं, कछुए भी मिलते हैं, चमड़े भी मिलते हैं, और भी न जाने क्या क्या। तो हर भूमि हर इंसान के लिए उपयोगी नहीं होती है। जिस प्रकार एक दवा या एक कपड़ा, एल साइज का कपड़ा हर इंसान के लिए फिट नहीं हो सकता, उसी तरह भूमि हर इंसान के लिए सही नहीं होती है। जिस प्रकार की भूमि है, उसी प्रकार का अगर कारखाना लगाया जाए या फैक्ट्री लगाई जाए या उस पर काम किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसे फल देती है। और इन जो भूमि होती है, हम परीक्षण कैसे करें? छोटा सा मैं बताती हूँ, ऐसे तो बहुत बड़ा विज्ञान है कि एक बार जब आप भूमि लेने जाते हो, भूमि खरीद रहे हो, या उस पर मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फैक्ट्री डालने की कोशिश कर रहे हो, तो भूमि का परीक्षण आवश्यक है। आप भूमि का एक खड्डा खोदिए बीच में, 4 खड्डे खोदिए चारों तरफ, 1-1 फुट का, और उसको पानी से भर दीजिए। उस 1 फुट के खड्डे से क्या निकलता है, पहले आप वो चेक कर लीजिए। उसके बाद उसको पानी से भरिए और वहां 1-1 दीपक जला दीजिए चारों कोनों में। फिर दूसरे दिन 24 घंटे उसे रहने दीजिए। पानी पूरा सूख जाता है तो भूमि आपके लिए उपयोगी नहीं होती है। पानी अगर थोड़ा रहता है तो भूमि थोड़ी उपयोगी है, जिस पर कुछ कारखाने बनाए जा सकते हैं। अगर भूमि पूरा का पूरा पानी एज इट इज पड़ा है, तो वो भूमि अति उत्तम होती है। उस भूमि में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आप उस भूमि को उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा परीक्षण होता है, खड्डा 1-1 फुट खोदना और पुनः उसमें मिट्टी भर देना। अगर मिट्टी रह गई है तो भूमि आपके लिए उपयुक्त है। और भूमि भरते समय अगर मिट्टी कम पड़ गई है तो भूमि आपके लिए अच्छी है। इस प्रकार से हम कई सारे परीक्षण करते हैं, और परीक्षण में इन्हीं 2 परीक्षण को सर्व मान्यता नहीं मिलती। और भी कई परीक्षण होते हैं। भूमि का रंग कैसा है, भूमि की सुगंध कैसी है, भूमि का आकार कैसा है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब भूमि का परीक्षण हो जाए तो हमें उसके कोनों पर ध्यान देना चाहिए। हर कोण का अपना एक देवता होता है। बस सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि पूर्व में कौन विराजते हैं? भगवान विष्णु। अगर पूर्व का कोना सही है
हवादार है, उसमें से एनर्जी आ रही है, एयर आ रही है, वो ब्लॉक नहीं की गई है, तो भगवान विष्णु अपनी प्रिया महालक्ष्मी के साथ वहां विराजते हैं। क्योंकि अगर भगवान विष्णु अकेले विराजेंगे तो वो सही नहीं होगा, और महालक्ष्मी अकेले विराजती है तो भी वो चंचला होती है, लेकिन जब वो अपने पति के साथ विराजती है तो वो स्थायी रूप से निवास करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी अपने घर में तस्वीर लगाएं तो महालक्ष्मी की अकेले की नहीं लगानी चाहिए, भगवान विष्णु के साथ गरुड़ की सवारी करते हुए तस्वीर होनी चाहिए। फिर आती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। कल मुझे किसी ने पूछा था क्लास में ही कि दक्षिण दिशा अशुभ होती है। वो अशुभ नहीं होती है, वहां यमराज विराजते हैं, यम के देवता, यानी मृत्यु के देवता। तो अगर हम उस दिशा को भारी रखें, क्योंकि मृत्यु तो आनी निश्चित है, लेकिन जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो अगर हम तिल तिल कर जिएंगे, टुकड़ों टुकड़ों में जिएंगे, टुकड़ों टुकड़ों में मरेंगे, तो वो जिंदगी अच्छी नहीं होगी। एक समय आता है, जो भी जिंदगी हमें मिलती है जन्म और मृत्यु के बाद बीच में, वो जीवन होता है। वो जीवन हम कैसा जीते हैं मैटर वो करता है। तो मृत्यु तो अंत है ही, मृत्यु तो सर्वथा सत्य है, तो उससे घबराना भी नहीं चाहिए और उससे डरना भी नहीं चाहिए। तो दक्षिण में निवास करते हैं यम देवता। वहां वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो वहां एक चुंबकीय ध्रुव है जो हमारे ब्रेन को खींचता है। तो हमें किस तरह सोना चाहिए वो भी मैटर करता है। अगर हमारा पैर दक्षिण की तरफ होगा तो यमराज उसे लेकर जाएंगे बहुत जल्द, उस इंसान की मृत्यु तय है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट तय है। इसलिए सर हमेशा दक्षिण की तरफ होना चाहिए और पैर उत्तर की तरफ। दक्षिण दिशा को हम भारी करें, उस पर आप घर के अंदर जो ऊपर मालिये बनते हैं वो आप रख सकते हैं, बना सकते हैं, और उस पर कुछ भारी सामान रख सकते हैं। तो क्या दक्षिण आपका भारी रहेगा, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। फिर आता है पश्चिम। पश्चिम में निवास होता है वरुण देव का, यानी वायुदेव। वायु यानी हवा, तो पश्चिम से हवा को आने का मौका मिलना चाहिए। अगर वहां से हवा नहीं आ रही है, वहां खुला नहीं है, तो आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और उत्तर, उत्तर में विराजते हैं कुबेर देव। इसलिए घर की तिजोरी का मुख हमेशा उत्तर में खुलना चाहिए, ये अति उत्तम होता है। फिर आ जाता है नैऋत्य कोण, जहां विराजते हैं राहु। ईशान कोण, ईशान कोण में भगवान शिव का वास होता है। शिव ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें शांति, सुख, समृद्धि देती है। पूजा पाठ में भगवान शिव हमेशा साधना में लीन रहते हैं। तो अगर हमारा ईशान कोण सही होगा, उत्तम होगा, खुला हुआ होगा,
तो भगवान शिव की कृपा हम पर बनी रहेगी। उनके जैसी एकाग्रता, शांति का वातावरण हमारे जीवन में बना रहेगा। अग्नि, अग्नि कोण में अग्निदेव विराजते हैं। तो रसोई घर का, जहां पे भी रसोई बने, वो अग्निकोण में बननी चाहिए। अगर किसी घर में अग्निकोण ना हो या किसी भूमि में अग्निकोण कटा हुआ हो, तो वो घर का अग्निकोण ले सकते हैं। वायव्य कोण यानी वायुदेव, इस तरह देवता अपने अपने स्थान पर रहते हैं। तो हमें इन देवों के अनुसार अपने घर को सजाना संवारना चाहिए। आज मैं कुछ घटनाएं बताऊंगी जिनसे आपको चीजें क्लियर होगी। चीन में फेंगशुई वास्तु चलता है, वो भी अच्छा है, उत्तम है। वहां के लोग ड्रैगन, ड्रैगन का चित्र, खूंखार जानवरों के चित्र, दो तीन तरह के होते हैं, वो लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि उन्हें देखकर कोई भी बुरी शक्ति उनके घर में प्रवेश नहीं करे। ये भी सही है, लेकिन वो चित्र कहाँ लगाने चाहिए, उसका भी अपना एक विज्ञान है। अगर आपके घर में, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक विजिट किया, घर की जो लेडीज थी, उनका छोटा बेटा, उसकी डेथ हो गई, बीमार बहुत रहा। वास्तु देखा, वास्तु में कोई दोष नहीं दिख रहा है, बाहर से कोई दोष नहीं दिख रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर मैंने उनसे कहा क्या वीडियो भेजो, तो उन्होंने घर का पूरा वास्तु के हिसाब से वीडियो भेजा। वीडियो में भी कुछ नहीं दिख रहा है, पर दोष तो नजर आ रहा था। फिर मैंने कहा कि आप मुझे विजिट के लिए बुलाएं। तो उनके घर को देखा मैंने, बाहर का ठीक था। जैसे ही उनके बेडरूम में एंटर किया, रंग बिरंगी जो पेंटिंगें होती हैं, आजकल एग्जीबिशन से लोग ले आते हैं अपनी पसंदीदा बहुत भड़कीले रंगों की पेंटिंग, जिसका कोई तुक नहीं होता है, वो पेंटिंग उनके घर की दीवार पर लगी थी। प्लस उनके बेडरूम में दहाड़ते हुए शेर की फोटो लगी थी। एक तरफ चीते की खाल का भी कुछ पोस्टर जैसा लगा हुआ था। मैंने उन सबको हटवाया वहां से। उनकी वाइफ को भी थोड़े दिन पहले अनिद्रा की शिकायत हो गई थी, नींद ही नहीं आती थी। कैसे नींद आएगी जब घर का बेडरूम इस तरह कंजेस्टेड हो, अलग अलग रंगों से भरा हुआ हो, तो कैसे नींद आएगी। नींद आने के लिए शांति चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए। वो चित्र मैंने हटवाए और उन चित्रों की जगह कुछ अच्छे फ्लावर वाले शांत मैंने वहां पे पेंटिंग लगवाई। उनको नींद की शिकायत दूर हो गई। एक जापान में एक व्यक्ति था, उसने अपना घर सी फेसिंग बनाया हुआ था, वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया। अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी भी होने वाली थी, वो भी हो गई। चारों जन बहुत खुशी खुशी रहना चाहते थे वहां पर। लेकिन कुछ कुछ दिनों में, 15-20 दिनों के अंदर उसकी बेटी भी एक्सपायर हो गई, बेटा भी चल बसा। जब बेटी गई तो उसे फील हो रहा था
कि मेरे घर में कोई वास्तु दोष है। उसने वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया, दिखाया, उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आया, कोई दोष ही नजर नहीं आया, क्योंकि घर वैसा ही बना हुआ था, कोई दोष नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद जब बेटा एक्सपायर हुआ, फिर भी उसने बुलाया दूसरे वास्तु एक्सपर्ट को, उन्हें भी कुछ नजर नहीं आया कि आपका घर कॉटेज तो बहुत सुंदर बना हुआ है, वहां पे कुछ वास्तु दोष है ही नहीं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी बीमार हो गई। पत्नी की बीमारी से वो अस्त व्यस्त हो गया। फिर उसने वापस से एक वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया कि मेरी पत्नी बीमार है, आप देखिए। लेकिन देखा तो तीसरे वास्तु एक्सपर्ट को भी कुछ नजर नहीं आया। और इसी बीच उसकी पत्नी भी चल बसी। कुछ दिनों बाद वो पुनः एक वास्तु एक्सपर्ट को बोलता है, आप कुछ महीने मेरे घर पे रुकिए, सॉरी, और मेरे घर को ऑब्जर्व कीजिए। वास्तु एक्सपर्ट उसके घर रुका, घर देखा, रोज सुबह जल्दी उठकर घर निहारता, हर एक मोमेंट को कैप्चर करता कि कहाँ क्या दोष है। इस बीच वो भी थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगा था। एक दिन सुबह, एक महीने के बाद, एक दिन सुबह, वो जब सूर्य उदित हो रहा था, उठकर बाहर जाता है। समुद्र का पानी थोड़ा कम था, तो उसने देखा कि एक विशाल आकृति वाली चट्टान बाहर खड़ी है। जो चट्टान, समुद्र का पानी कम होता है तब वो दिखाई दे रही थी। उस चट्टान का मुंह खुला था, वैसा ही कुछ आकृति थी, यानी वो वास्तु दोष उत्पन्न कर रही। उसकी वजह से वो लोगों को अपने मौत का ग्रास बना रही थी। वास्तु एक्सपर्ट ने वो सारी चीजें समझी और मकान मालिक को कहा कि आप ये घर पुनः छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। घर वाले ने कुछ मिस्त्री को बुलाकर उस चट्टान को तुड़वा दिया और उस घर को भी छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वो पूरा स्वस्थ हो गया, लेकिन आज भी वो कॉटेज खाली है, जीर्ण शीर्ण है। इन घटना से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने घर के अंदर और बाहर दोनों जगह आसपास का वातावरण ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बीमार है, अचानक से कोई बीमार हो रहा है, तो हमें घर के बाहर भी देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। कहीं घर के बाहर कोई पीपल का वृक्ष तो नहीं उगाया, कहीं घर के बाहर कोई बाम्बी तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा पेड़ तो नहीं है, कोई बहुत खड्डा तो नहीं है, बिजली के खंभे तो नहीं है। अगर इस तरह की चीजें हैं, तो या तो आप घर बदल लें या फिर उन चीजों को हटवा दें। गड्ढा है तो गड्ढा भरवा दें, कहीं कोई कीचड़ नहीं होना चाहिए। और घर के अंदर की साज सजावट का हमें पुनः विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बाहर जो कुछ भी मिल रहा है वो आपके घर के लिए नहीं होता। अच्छा लगा आप ले आए, ऐसा मत कीजिए। दुनिया में बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन वो आपके लिए हितकारी है, वो जरूरी नहीं है। तो जो आपके हित का हो उसे आप लाएं और उसे संभाल कर रखें। इस विषय में आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे आज आपने जमीन के बारे में बताया, तो आजकल तो हम सब फ्लैट ही खरीदते हैं, जमीन तो बहुत
रेयर होती है। तो फ्लैट्स में भी हम कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई सेकंड फ्लोर पे, उसमें हम क्या देख सकते हैं? केवल कोणों को देख सकते हैं हाँ, या आप क्या कोनों को देखें? देख मतलब आप क्योंकि कोनों जैसे को मैं देख अभी सकते। जैसे ले हाँ, कोण बताइए। को देख सकते, और उसमें बताइए कि जैसे आपने अभी बताया घर का मंदिर, तो वो तो मालूम है कि ईस्ट साइड में होना चाहिए, ईशान कोण में होना चाहिए। पर अ, अगर ना हो तो कौन सी प्रॉपर और जगह है जहां रखा जा सकता? जी, अगर आप घर ले रहे हो, क्योंकि ये चीजें भूमि का परीक्षण होता है बिल्डर के हाथ में, या जो जमीन से घर जी। लेते हैं उनके लिए। आप अगर रहेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा कि ये भूमि किसकी है। उपजाऊ हम्म, भूमि है, आपके रहने के लिए है, या व्यापारी वर्ग के लिए है, घर के लिए है, आपको पता बाद में चलेगा। लेकिन पहले आपको मैंने कल ही बताया था कि जो भी घर आप हाँ ले रहे हो, हाँ, घर वो के मालूम, अंदर हाँ इंटर करे तो आपका मुख हाँ, पूरब की वो तरफ पता, होना चाहिए वो मालूम, या पश्चिम की तरफ होना हाँ चाहिए। वो सब, और हाँ हाँ, वो बस मैंने वही रिकॉर्डिंग परीक्षण भी आप सुनी। कर हाँ सकते हो। हम्म। थैंक यू। जी, प्रेम जी ने जी क्या लिखा है? प्रभा जी, आपने जैसे कहा भाई जमीन पे साइको बिजली का खंभा तो नहीं है, तो बिजली का खंभा तो आजकल शहरों में आम बात है। हर प्लॉट, हर फ्लैट के सामने बिजली का खंभा रहता है। तो अगर है तो उसका भी कुछ उपाय है क्या? बिजली का खंभा किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, बिजली का दिशा तो वो चारों तरफ से ही होगा, बीच में ही होता है, पर उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा ध्यान रखिए कि आपका घर डायरेक्ट उसमें ना हो, सामने नहीं हो, या घर के आगे आपके मंदिर की छाया ना पड़ती हो। जी। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर है तो आप उस घर को बदल दीजिए। यस। घर जिसके नाम की मालिकी है, विदिशा वास्तु है तो। मंदिर की छाया नहीं सब। पड़नी चाहिए घर, हाँ। मंदिर की छाया नहीं पड़नी चाहिए। जी हाँ, नहीं पढ़नी चाहिए। आजकल बहुत बन रहे हैं, क्योंकि जो मूर्ति पूजक जैन वगैरह होते हैं उनको मंदिर चाहिए, और वो वही बिल्डिंग प्रेफर करते हैं कि जहां मंदिर हो, हमें दूर ना जाना पड़े, जबकि वो वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। जी। हम्म। एक दो जनों ने और कुछ लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाई पूरा। अगर वो अनम्यूट करके पूछ ले तो ज्यादा बेटर होगा। जी, आप हैंड राइज कर सकते हैं कुछ पूछना हो तो। अशोक जी, बोलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जैसे जय एक जी। मकान किसी दूसरे के नाम से था, वो अपन ने हम्म। खरीद लिया, लेकिन उसके अंदर हम्म। रहता कोई तीसरा है, तो उसमें वास्तु दोष किसको लगता होगा? जो रह रहा है उसको लगेगा। जिसके नाम की मालिकी हो जावे तो वो उसको नहीं जी। लगता। हाँ, और जो रह रहा है उसको भी वास्तु दोष लगेगा, अगर वास्तु दोष है तो। और जिसके नाम का मकान मकान है, जिसने खरीदा है, कर्म उसके भी बंधेंगे। अगर हम जैन दृष्टि से देखें तो कर्म बंद उसके भी होंगे। जो कर्म वो कर रहा है, वो कर्म उसको भी लगते जाएंगे, तो तकलीफें थोड़ी बहुत उसको भी आती ही जाएगी। जी। ओके, थैंक यू। प्रेक्षा आईफोन ध्यान के वालों नाम को से तो कोई ये जुड़े सब हुए नहीं हैं, वीडियो सोचना ऑफ चाहिए। है। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ, जय जिनेन्द्र। दक्षिण दिशा में गणेश का फोटो रख सकते हैं क्या? नहीं। ओके। दक्षिण दिशा में सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों की तस्वीर ही लगा सकते हैं, ओके। दक्षिण या पश्चिम। पर पश्चिम हर घर का सही नहीं होता है, इसलिए आप दक्षिण दिशा में ही अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं। ओके। अनिल जी बेंगानी। यस। जय
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि मेरे घर के तीनों गेट एक साथ में एक रेखा में हो, तो उसमें कोई असुविधा तो नहीं होती होगी ना? मेन गेट, फिर बाद में फिर एक गेट। थोड़ा तो होता ही है, हाँ। फाइनेंशियली आपको थोड़ा बहुत इशू रहता होगा, हाँ, घर में थोड़ी बहुत कलह भी होती होगी आपके, रहती है। ये चीजें तो रहेगी। हाँ, तो इसको फिर चेंज कैसे करवाएंगे? फिर तो हम लोग सब बन गए हो पहले से ही। अब घर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो एक दरवाजा थोड़ा सा आप आगे पीछे करवा सकते हैं, हम्म, वैसे कर सकते ठीक, ओके। हैं। या आप वास्तु का यंत्र भी रखवा सकते हैं, तो उस वजह से भी सारी चीजें कंट्रोल में रहेगी। ओके। मेन गेट के सामने क्या क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। वृषाली जी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जो घर रहता है उसके बाहर बालकनी विंडो है, मतलब, और विंडो जो घर का नीचे है ज्यादा, और तो उधर सब जगह गड्ढा मानना चाहिए क्या? वो नीचे है विंडो जो बाहर की तरफ, पूर्व पश्चिम दक्षिण सभी जगह विंडो है, सभी रूम को। विंडो से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो घर किस अकॉर्डिंग है वो देखना पड़ेगा। हर एक चीज हर चीज पे लागू नहीं होती है। जी, कछुआ रखते हैं ना आजकल, कछुआ। हाँ, कछुआ की स्टैचू रखते हैं, तो वो कहाँ पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रख सकते हैं। कछुआ चीन वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा है, तो उसको आप रख सकते हैं। उत्तर दिशा में रख सकते हैं या पूर्व दिशा में रख सकते हैं। पर वो कछुए का पानी। मुख पानी भर के भी रख सकते हैं। कछुए का मुख पूर्व के अंदर की तरफ होना चाहिए, आपके घर के अंदर की तरफ। बेडरूम में भी रख सकते हैं क्या? नहीं, बेडरूम में नहीं रख सकते। अच्छा, तो हॉल में ऐसे कुछ रख सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो वो मंदिर कांच में का रखें या कांच कांच का रखें या किस चीज कांच का का रखें सही कछुआ? नहीं होता है। कांच की चीजें सही नहीं होती है, वो एक फैशन चल पड़ा है कांच का। बाकी कांच की सही नहीं है। या तो आप मिट्टी का भी रख सकते हो, या जो पीतल या अष्ट धातु के जो कछुए आते हैं वो आप रख सकते हो। या मंदिर में रख कांच का सकते हैं शिव जी। और भी शि- नहीं। शिवलिंग के पास मंदिर में रख सकते हैं। नहीं। दी, अभी अभी जैसे घर बनाने के लिए जगह खरीदनी है, तो बेस्ट कौन सी दिशा कौन सी दिशा में है फेस? अभी जैसे साउथ फेस रहता है, ईस्ट फेस रहता है, तो अलग अलग राशि के अनुसार होता है या मतलब ईस्ट फेस ही अच्छा होता है? कैसे देख के ईस्ट, खरीदना चाहिए? हाँ, ईस्ट फेसिंग अच्छा होता है, नॉर्थ फेसिंग भी अच्छा है, लेकिन आपकी एनर्जी आपके अकॉर्डिंग ही चलती है। किसी को दक्षिण फेसिंग भी सूट कर जाता है, किसी को वेस्ट फेसिंग भी सूट कर जाता है, और किसी को ईस्ट भी सूट नहीं करता। तो वो चीजें देखने पर ही पता चलेगी। क्योंकि हाँ हाँ, जैन, हमारा कोमल घर जैन ने का। हैंड रेज किया हुआ है। जय जिनेन्द्र प्रभा जी। मेरा जय ये जिनेन्द्र। जैसे फ्लैट 6 फ्लोर पे हो और जैन मंदिर हो, नीचे जैन मंदिर हो, जैसे मतलब नीचे सेंटेंस करते हैं तो पास में, एकदम पास में जैन मंदिर हो, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं रहती? दिक्कत तो आएगी थोड़ी बहुत तो, अगर उसकी परछाई आप पर पड़ रही है, क्योंकि डायरेक्ट 6 फ्लोर पर नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो आएगी ही आएगी। तो जो आगे रहने वाले हैं उसमें, जैसे मंदिर के पास वाले हैं, उनको ज्यादा दिक्कतें होगी। फिर पीछे वाले को थोड़ी थोड़ी करके दिक्कतें तो रहेगी। मतलब परछाई नहीं गिरे बिल्कुल भी, एकदम पीछे की तरफ हो मंदिर, थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ हो तो? हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो रहेगी, हम्म। हल्की फुल्की तो रहेगी। फ्लैट 6th फ्लोर
मैम, ठीक। जिस दिशा में गेट या बाथरूम रॉन्ग दिशा होती है तो वहां पे रेड पट्टी करते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए, अभी वास्तु के आगे बारे में बढ़ते हैं। हमने बहुत सी बातें जानी, चर्चा की। अब हीलिंग, हीलिंग में जैसे हम मंत्र हीलिंग भी करते हैं, या और भी बहुत तरह की हीलिंग की जाती है, तो उसके थोड़ा सा इस टॉपिक को भी लिया जाए। एफर्मेशन जापान द्वारा भी हीलिंग, हम अलग अलग तरह के एफर्मेशन दिए जाते हैं, तो हीलिंग और हमारे हेल्थ के साथ बहुत एक बड़ा संबंध है। तो हमें हीलिंग की जो है, किस तरह के हमारे घर में हम बैठ के मंत्र जाप भी अगर करते हैं तो कहाँ बैठ के करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अगर हम हीलिंग करते हैं तो शब्दावली हमारी कैसी होनी चाहिए, इस बातों पर हाँ, थोड़ी चर्चा करेंगे। जरूर। अ, मंत्र हीलिंग, हीलिंग से पहले मैं एक 2 मिनट में मंत्र का, मंदिर का बता देती हूँ, जी। क्योंकि घर का मंदिर सबके लिए मुख्य होता है। मैंने कई बार विजिट किया है तो देखा है कि घर के मंदिर में लोग बहुत सारी मूर्तियां रखते हैं। मैंने उनसे पूछा, इतने सारे भगवान? तो बोलते हाँ, मैं रामेश्वर गई थी तो वहां शिवलिंग ले आई, द्वारका गई तो वहां से विष्णु भगवान को उठा लाई, वो अच्छे लगे तो राम दरबार भी मैंने रख लिया, हम लड्डू गोपाल जी को मानते हैं तो हमने उनको भी रख लिया, और हनुमान जी तो हमारे इष्ट हैं, घर के कुल देवता है, उनको भी रखा, और माता जी तो हमारी है ही, उनको भी रखा। इस तरह करके उन्होंने पूरे मंदिर को जाम कर रखा है। तो जब मंदिर की जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है, आप उस मंदिर में बैठकर पूजा भी नहीं कर पाते हो ठीक से। तो ये हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर हमारा छोटा हो या बड़ा हो, सबके घर के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन उसमें जितने भी भगवान को आप विराजित करो, एक भगवान की दो मूर्ति नहीं होनी चाहिए, और खुली खुली होनी चाहिए, उनको भी थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए रहने के लिए। आप उत्तर में भी रख देते हो, पश्चिम में भी रख देते हो, चारों तरफ से भर देते हो, तो वो मंदिर आपके अकॉर्डिंग भी सही नहीं है, और वास्तु के अकॉर्डिंग तो सर्वथा गलत है। तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं मंत्रों की, हीलिंग की। तो भारत में कहूं या विदेशों में कहूं, हीलिंग आम प्रचलन हो गया है आजकल। बहुत ज्यादा हीलिंग का प्रचलन हो गया है। जरा सी कुछ प्रॉब्लम होती है कि हमने हीलिंग करवाई, रेकी मास्टर होते हैं या प्राणिक हीलिंग वाले होते हैं, वो अपनी एनर्जी दूसरों को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन प्रेक्षा ध्यान वाले, जो प्रेक्षा ध्यान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा पैकेज है, एक फुल पैकेज है। उसमें हर तरह की हीलिंग है, पॉजिटिव अफर्मेशन भी उसमें है, और आपकी जो भी विचार गलत है, नेगेटिव है, उसको भी निकालने की हीलिंग उसमें है। आपके भावधारा चेंज करने की हीलिंग भी उसके अंदर है, और आपके मानसिक अशांति का उपाय भी प्रेक्षा ध्यान में है। तो मेरे अकॉर्डिंग, सबके अपने विचार हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं प्रेक्षा ध्यान से ही हीलिंग करवाती हूँ। प्रेक्षा ध्यान से मंत्र प्रेक्षा होती है। मंत्र प्रेक्षा आप घर के ब्रह्म स्थान पर बैठ सकते हैं। अगर ब्रह्म स्थान पर नहीं बैठ पाए तो आप पूर्व दिशा में मुख करके या उत्तर दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं। आसन आपका एक होना चाहिए। आसन का रंग का भी ध्यान रखें। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको लाल रंग का आसन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, विशेष मंत्र की उपासना कर रहे हो, तो उनके अकॉर्डिंग आपको आसन का चुनाव करना चाहिए। और अगर आप अब सिर्फ शांति के लिए कर रहे हो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हो, तो आपको व्हाइट कलर का आसन सही रहेगा। इन आसन का एक दिशा और एक समय अगर आप चूज करते हो, तो आपको डेफिनेटली उन मंत्रों का
बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और मंत्र एकदम शुद्ध बोले, उनकी फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए। मंत्र की फ्रीक्वेंसी कभी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्मांड है, सारा खेल ब्रह्मांड का है। आप जो भी बोल रहे हो वो ब्रह्मांड एक्सेप्ट कर रहा है। उसमें से बहुत सारी वेव्स आती है, वो आपकी एनर्जी को, आपके शब्दों को, ध्वनि तरंगों को खींचती है। और जब एक ही एक चीज रिपीट की जाती है तो वो आदत तो बनती ही है। आदत के साथ वो आपके जीवन का एक मूल्यांकन करती है और आपको पॉजिटिव चीजें देने लगती है। वहीं आप अगर गलत मंत्र जाप करते हो तो वो आपको गलत चीजें भी देने लगेगी। आपको अपने मंत्रों को, आपके अकॉर्डिंग वो मंत्र है या नहीं है, उसका ध्यान देना चाहिए। हम अगर नमस्कार महामंत्र लें तो नमस्कार महामंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जितनी बार भी हम जाप करें, आजकल लोग क्या करते हैं, माला करी, हमने माला फेरी है, 2 माला फेर ली, 5 फेर ली या 1 फेरी, नमो अनंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यं, नमो उच्चारण, नमो लोह सर्वेशानम। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी आपको खुद को भी फील नहीं हुई। और वहीं आप नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसावूर्णम्। अगर इस तरह आप सिर्फ 5 बार भी नमस्कार महामंत्र गिनेंगे तो आपकी बॉडी में एक अलग वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी और वो चीजें आपको हील करेगी। अगर आपने एक बार भी जपा है तो आपको खुद को फील हुआ होगा कि मुझे किस तरह की फीलिंग आ रही है, मेरी बॉडी में क्या क्या रिएक्शन हुए हैं। तो अगर समय है तो हम आज मंत्रों का ही एक जाप करेंगे, लेकिन मैं आपको एक हीलिंग और बताती हूँ कि मंत्र से भी हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। अपनी पूरी बॉडी को आप रिलैक्स करें। अगर आपके बैठने में दिक्कत हो रही हो तो आप कायस्थ की मुद्रा में लेट जाएं, सीधे लेट जाएं और श्वास प्रेक्षा कीजिए। उसके बाद शरीर में जहां कहीं भी दर्द है, उस दर्द पर आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा दीजिए और वहां पर आप शरीर प्रेक्षा कीजिए। अनुभव कीजिए कि आपकी बॉडी में जहां पे भी दर्द है, सपोज हाथ में दर्द है, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, किसी को पैर में दर्द है, तो आप उस जगह पे ऑइंटमेंट लगा दीजिए, जलने वाला, जैसे ओमनीजेल, वॉलिनी या कोई भी जलने वाला ऑइंटमेंट लगाइए और पूरा ध्यान आपका उस जगह पे जाएगा। वहां जाने से वहां के जो भी विकार है वो दूर होते जाएंगे और उसको आप ग्राउंडिंग करते जाइए। सॉरी। उस तरह आपको एक दिन में भी आपको 50% रिजल्ट मिल जाएगा। अब 2-3 बार करोगे आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। इस तरह आप अपने आप को हील कर सकते हैं। अंकल कहे तो मैं मेडिटेशन ले लूं या फिर और इसी पर कंटिन्यू करें? हाँ, मेडिटेशन जरूरी भी है। मेडिटेशन कर रहे भी हमें 15 से 20 मिनट का हम ध्यान कर सकते हैं। ओके, तो अभी से मेडिटेशन शुरू कर दूं या फिर कुछ और बता दूं? किसी की कोई हीलिंग के बारे में कुछ पूछना हो तो 1-2 प्रश्न किसी को तो ले सकते हैं पहले 1-2 मिनट में, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिकल लेंगे। तो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं मंत्र जाप के बारे में है तो हैंड राइज कर सकते हैं। मधु जी कुछ पूछना चाहती है, मधु जी बोलिए। सूर्य के आगे खड़े होकर नमस्कार महामंत्र किया जा सकता है? हाँ,
थैंक यू। मैं वही चीजें ले रही थी कि अगर आपका सूर्य कमजोर है, सूर्य आपको एनर्जी देता है, ताकत देता है। जैसे किसी को घर में बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, बहुत ज्यादा मतलब घुटन सी महसूस हो रही है, तो आप सुबह उठिए, सूर्योदय के सामने खड़े हो जाइए और सूर्य से हीलिंग लीजिए। मैंने कहा ना, ब्रह्मांड में इतनी ताकत है कि वो हर चीज को आपको हील करेगी। तो अगर आपका सूर्य वीक है तो आप सूर्य से हीलिंग लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, चाहे सूर्य को एक तक देखिए, सूर्य की अनिमेष प्रेक्षा कीजिए, आपको सूर्य की पूरी एनर्जी आपको मिल जाएगी। सूर्य वीक है मतलब? सूर्य वीक है मतलब? वो कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। मैं तो जस्ट ऐसे लेती हूँ। हाँ, हाँ, रीता जी कुछ पूछना चाहती है। रीता जी को हम ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल लेंगे। दी, अगर विचार ज्यादा आते हैं, मन चंचल है, तो किस चीज का जाप करें, मंत्र जाप करें दी? आप आकाश को देखिए, खुले आसमान में आप चले जाइए, छत पर आराम से बैठ जाइए और खुले आकाश को खुले एक तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो ये है, और आपको आकाश तत्व मिल जाएगा। जो हमारे घर में, मैंने वास्तु का सब्जेक्ट है, तो वास्तु में आकाश तत्व होना बहुत जरूरी है, स्पेस। तो वो तत्व आपको पूरा मिलता जाएगा, आकाश तत्व। और दूसरा, आप जाप कुछ भी कर सकते हैं, नमो अरहंताणम का भी जाप कर सकती हैं। जो भी जाप, जो भी मंत्र आपको पसंद हो, आप उसको लेके कंटिन्यू कीजिए। और महाप्राण ध्वनि से आपके विचारों को भी कंट्रोल होता है। नहीं, कैसे पता चलता है कि हमारे में कौन सी तत्व की कमी है करके? इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड आउट ऐसे है कि जैसे ब्रेन से लेकर यहाँ तक आपका आकाश तत्व है। अगर आकाश तत्व की कमजोरी होगी तो आपको ब्रेन काम नहीं करेगा, मन बहुत चंचल रहेगा, विचार बहुत ज्यादा आएंगे। विचार आने का कारण वायु तत्व भी कमजोर है, तो वायु को भी आपको सही करना होगा। तो पेट को सही करना जरूरी है। वायु तत्व को सही करने का मतलब आपको अपनी पेट को, आंतों को सही करना जरूरी है, खान पान सही करना जरूरी है। तो आपका वायु तत्व सही रहेगा, बैलेंस रहेगा इस तरह। थैंक यू। बहुत सुंदर जानकारी, बहुत बढ़िया। तो अभी हम प्रैक्टिकल ध्यान का प्रयोग करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। मैं जो जाप बोलूंगी वो हमें करना है। ये दर्शन केंद्र है दोनों भ्रुकुटी के बीच, और ये ज्योति केंद्र है। यहां से शुरू करना है, बीच में दर्शन और ज्योति केंद्र के बीच से राइट टू लेफ्ट। राम, HRAM इंग्लिश में है, आपको हिंदी ही बोलना है। राम। मैं जो फ्रीक्वेंसी बोल रही हूं एक बार आप सुने और पुनः दोहराएं। राम। फिर आएगा बीच में रीम, HREEM। रे। लेफ्ट में पुनः राम, राम। 5 बार बोलेंगे, राम, रे, राम, राम, रे, राम, राम, रे,
रा राम रा राम रे राम रा। राम रिलैक्स। मन ही मन उसका उच्चारण करेंगे 5 बार। उसी फ्रीक्वेंसी के साथ और पूरे वाइब्रेशंस को फील करेंगे। दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र के बीच राइट से लेफ्ट लिखा हुआ देखेंगे। आवाज नहीं करनी है, मन से, मन ही मन उच्चारण करना है 5 बार। अनुभव करें अक्षर जो लिखे हैं वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं। राम रीम राम बड़े होते जा रहे हैं, बहुत बड़े। पूरा ललाट भर गया है। अक्षर को बड़ा होता हुआ देखिए। धीरे धीरे अक्षर छोटे होते जा रहे हैं और ललाट के भीतर पहुंच रहे हैं। भीतर जाने की प्रक्रिया को देखिए। वहां जो कुछ हो रहा है केवल देखते जाना है, केवल देखते जाना है। केवल देखते जाना। अनुभव करें आपके चारों तरफ, जहां आप बैठे हो वहां एलिफेंट आ गए हैं। चारों तरफ एलिफेंट, पिंक कलर के एलिफेंट, ब्राइट पिंक कलर। एलिफेंट की सूंड को देखें, उसके दांत को देखें, कि पूरे शरीर को देखें। चारों पैर, पूंछ, चारों तरफ आपकी एलिफेंट ही एलिफेंट। अनुभव करें एलिफेंट ने आपको सूंड से उठाकर अपने पीठ पर बैठा दिया और बाकी के एलिफेंट आपके साथ खड़े हैं। एलिफेंट आपको बैठाकर घर के बाहर ले जा रहा है। धीरे धीरे समुद्र के पास लेकर आ रहे हैं।
बाहर जो भी हवा चल रही है, रंग बिरंगे पेड़, तितलियां, पौधे, सड़क के चारों ओर जितने भी पेड़ हैं, जो भी हवाएं हैं, उन सबको महसूस करते जाएं। केवल अनुभव करना है, केवल अनुभव करना है। आप हाथी की सवारी कर रहे हो, केवल फील करते जाना है। समुद्र के पास हाथी ने आपको अपनी सूंड से नीचे उतार दिया। आपको ठंडी बालू, ठंडी रेत का एहसास हो रहा है। पृथ्वी तत्व, ऊपर से पूरा खुला आसमान, जो कुछ भी हो रहा है केवल देखते जाना है, केवल महसूस करना है। धूप आ रही है। नीचे गीली मिट्टी, खुला आसमान और हवा। समुद्र का जल हाथी ने अपने सूंड में भरकर आप पर गिरा रहा है। जल की धारा को महसूस करें। गीली मिट्टी, अनुभव करें आपका पृथ्वी तत्व मजबूत हो गया है। आकाश तत्व, पूरा खुला आसमान, आसमान से ऊर्जा आपकी ब्रेन में पहुंच रही है। पूरा ब्रेन ऊर्जा से भर गया है। इधर हाथी सूंड से पानी गिरा रहा है। जल की बूंदें आपके चेहरे पर, शरीर पर गिर रही है। जो कुछ भी हो रहा है केवल देखते जाना है, केवल देखते जाना है।
मन शांत, शरीर शांत। पुनः हाथी अपने सूंड से उठाकर अपने पेट पर बैठा रहा है। आपकी ध्यान मुद्रा, कायस्थ मुद्रा बनी है। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ आप ध्यान कर रहे हैं। हाथी पुनः आपके घर की ओर लौट रहा है। धीरे धीरे आपको वही रास्ते की हवा, रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पेड़, फूलों को देखते जाए। फूलों पे मंडरा रही रंग बिरंगी तितलियां। धीरे धीरे आपके घर तक हाथी आपको ले आया है। पिंक कलर का हाथी। ये आंखों को देखिए। ये आंखों में आपको पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। कितने हाथी दिख रहे हैं आपको? इसकी काउंटिंग करनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो तीन गहरे लंबे श्वास के साथ पुनः शरीर में प्राणों का संचार करें। चैतन्य को जागरूक करें। धीरे धीरे हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएं, संपुट बनाकर, और अंगुलियों के पोरवे से दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।
वन्दे सत्यम् वन्दे सत्यम् वन्दे सत्यम्। ओम शांति। ओम शांति। ओम अर्हम। बहुत ही सुंदर ध्यान का प्रयोग भी अभी हमने किया। तो ध्यान करने के बाद निश्चित ही आपको मानसिक शांति की अनुभूति हो रही होगी। एक परम आनंद की अनुभूति ध्यान करने के बाद होने लगती है, तो आपको भी निश्चित रूप से हो रही होगी। प्रभा जी, ऐसा बताया जाता है कि हम जब एफर्मेशन देते हैं या ऑटो सजेशन देते हैं, उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं या हाँ मत, ये वर्ड उसमें नहीं रहना चाहिए। जैसे कि कोई जैसे बोल रहा है मेरा शरीर में कोई रोग नहीं, ये नहीं शब्द आ रहा है इसमें, उसके जगह मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ऐसा कहना बोल चाहिए। तो सकते हैं। ये नेगेटिव वर्ड का यूज हम शब्दावली का जब चयन करते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। हाँ, क्योंकि नहीं शब्द हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता है, जी इसलिए वो वैसे ही करता है कि मैं रोगी हूं। नहीं शब्द वो छोड़ देता है। या आप ऐसा यूज कर सकते हो कि मेरा रोग पूरी तरह स्वस्थ हो गया है, मेरा रोग चला गया है। इस तरह की आप शब्दावली यूज कर सकते हो जी। कि मेरा रोग बिल्कुल खत्म हो गया है। तो जैसे भी हमें इस बात का, हमें जब भी आप शब्दों का चयन करें, इस बात का ध्यान रखें, उसमें नहीं या मत या नॉट, ये शब्द नहीं आना चाहिए। इस बात को मैं हमेशा क्लास में बताते भी रहता हूँ। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, मैंने कहा भी था आपको। आपको अगर कहा जाए काली बिल्ली को मत देखो, तो आपको काली बिल्ली ही दिखेगी, काली बिल्ली ही दिखेगी। आपको मना कर दिया देखने के लिए, तो वही चीज आपको दिखने वाली है। और अगर आपको कहा जाए आप सफेद बिल्ली को देखिए, तो आपको सफेद बिल्ली दिखेगी। तो ये हमें शब्दों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कैसे शब्द हमें लेने चाहिए अपने एफर्मेशन में। अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं, आखिरी हम अशोक जी का सवाल लेने के बाद समापन की ओर चलेंगे। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। अपन जब ध्यान की शुरुआत कर रहे थे तो दर्द हीलिंग के हिसाब से कर रहे थे, तो उसके बाद में जो ध्यान की प्रक्रिया की तो वो दर्द हीलिंग के लिए ही हुआ कि फिर उस तरह ध्यान देना चाहते हैं? क्या मैं वापस बोलिए ना। जैसे अपने इस ध्यान की शुरुआत की तो जो दर्द जहाँ पे होता था तो उसका हीलिंग करने के लिए अपन ध्यान की शुरुआत की थी, तो फिर बाद में अपनी वो यात्रा दूसरी हो गई, तो वो ध्यान हीलिंग का ही हुआ दर्द के हिसाब से। नहीं, आज मैंने जो ध्यान करवाया है, मैंने जो बीज मंत्र का ध्यान करवाया है, वो किसी को भी मानसिक प्रॉब्लम हो, मन में विचार आते हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, अगर वो ध्यान करता है कंटिन्यूअस उस चीज का, बीज मंत्र का, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और मैंने जो ये अपना सब्जेक्ट था वास्तु का, तो मैंने वास्तु तत्व को मजबूत करने के लिए, मतलब 5 तत्वों को मजबूत करने के लिए वो ध्यान करवाया कि आपकी वो चीजें बैलेंस हो जाए। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य का ताप यानी अग्नि, वायु, इसलिए। हाँ। ओम अर्हम। समय हमारा संपन्न हो रहा है। सुशील जी ने हैंड राइज किया है। सुशील जी, आपको 1 मिनट हम अनम्यूट ऑप्शन दे देते हैं, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। सुशील जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रहा था जय कि मंदिर में ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो हमें प्रभावित करती है, ये जिसकी छाया से हम प्रभावित हो जाते हैं, ऐसी 1-2 नेगेटिविटी क्या है? मंदिर में कभी भी काली माँ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, बाहर में जो मंदिर बने हुए होते हैं, हमारी बिल्डिंग पास में रहती है, तो उस कौन सी नेगेटिविटी हमारे पास आती है उस मंदिर की? मतलब मंदिर बनाने के लिए, अगर एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उस जगह के जितने भी यक्ष, किन्नर, देव होते हैं, जो त्रियंच जाति के देव होते हैं या जो भी देव हैं, वो देवों का स्थान होता है वहां पे। तो अंदर तो आपने मंदिर भगवान को स्थापित कर दिया,
लेकिन वो बाहर चक्र लगा के वैसे ही रहते हैं। तो अगर आप अंदर से बाहर आते हो तो मंदिर की जो बाहर की परछाई है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा, मंदिर में लाइट देखिए, कोई लाल लगाते हैं, कोई पीली लगाते हैं, कोई अलग अलग रंगों की, तो इसमें भी क्या कोई वास्तु के हिसाब से रंग चयन करना चाहिए क्या? हाँ, बोलिए सुशील जी, बोलिए। मैं पूछ रहा था, जब हम पूजा करते हैं तो शंख बजा सकते हैं क्या? देखिए आपका मंदिर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अमूमन घर में दक्षिणवर्ती शंख आप रख सकते हो, अच्छा। लेकिन अगर आप एक दिन शंख बजा दिए बाकी के दिन नहीं बजाए तो दोष लगता है। अगर आप विधिवत कर रहे हो तो विधिवत उसको रोज होना चाहिए। जैसे हमको रोज भूख लगती है तो हम रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, और वैसे ही भगवान को अगर आपने स्थापित किया है तो उनको रोजाना वो चीज मिलनी चाहिए, वो उनका आहार है। धन्यवाद जी। ओम अरहम। तो अभी समय हमारा संपन्न हो चुका है, समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मेरे मैं भीतर शक्तिमय हूँ, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। सुखमय। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी पूज्य हैं। गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी हैं। गुरुदेव के शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी भाई बहनों की तरफ से। और जितने भी मैं भाई बहन हमारे आपकी साथ जुड़े आभारी हैं, हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आप सबकी आभारी हूँ। ओम अरहम। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज। डोज। ओम अरहम।